प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी गुरु चैनल पे हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं सलीम खान हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको आगे के वीडियो जब भी डाले जाएं आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितना मैंने लिखा है उससे ही काफ़ी प्रश्न जो है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में जो है हिंदी विषय के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास। हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, सबसे पहले शब्द जो लिखा है मैंने, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी तो विषय हो गया हमारा, हिंदी हमारा विषय, फिर साहित्य और इतिहास। तो सबसे पहले इतिहास को लेते हैं हम कि इतिहास के क्या मायने हैं, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का क्या अर्थ है, किसे कहेंगे हम इतिहास। तो देखिए, इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखें कि इतिहास शब्द जो है वो बना कैसे है, तो इतिहास शब्द जो है वो इति प्लस है प्लस एस और ए, इन शब्दों के मेल से जो है इतिहास शब्द बना है। इतिहास शब्द इति है एस ए इनसे बना है, जिसमें इति का अर्थ होता है समाप्त, इति श्री अर्थात समाप्त, है का मतलब होता है निश्चित, अस का मतलब होता है होना, यानी इति समाप्त है निश्चित, अस होना, यानी जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो, जो निश्चित रूप से समाप्त हो चुका हो, उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यानी जो निश्चित रूप से समाप्त हो गया हो उसे हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। तो इतिहास जो है वो चार शब्दों से मिलकर बना, इति है एस ए, यानी इति माने समाप्त, है माने निश्चित, एस माने होना, जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी हो उसे हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। अब हम बात करते हैं शब्दकोश के अनुसार। यदि इतिहास शब्द की अगर हम शब्दकोश के अनुसार व्याख्या करें तो इतिहास शब्द का अर्थ शब्दकोश में क्या है, तो इतिहास शब्द का अर्थ शब्दकोश में दिया है ऐसा ही था, क्या, ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ था। इतिहास शब्द का अर्थ क्या दे रखा है शब्दकोश में कि ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ था, यानी ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ था। ये जो है वो इतिहास शब्द का अर्थ शब्दकोश के अंदर मिलता है हमें पढ़ने को। तो ऐसा ही हुआ था यानी जो घटना किसी काल क्रमानुसार बीते समय के अंदर घटित हुई, वो घटना किस क्रम में, किस प्रकार से, या ऐसे ही जैसे वर्णन किया गया है, जिस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है ठीक उसी प्रकार से वो घटना जो है वो घटित हुई थी। तो ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ था, उसे ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। सामान्यतः रूढ़ि काल में घटित घटनाओं का वास्तविक या यथार्थ चित्रण, यानी सामान्यतः जो रूढ़ि काल के अंदर जो घटनाएं घटित हुई है उनका या तो वास्तविक रूप से वर्णन करना या फिर उसका यथार्थ चित्रण करना जो है वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। मतलब जैसे घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं का हूबहू वैसा का वैसा कालांतर में वर्णन करना जो है वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो इतिहास की परिभाषाएं जो हैं वो अलग अलग समय अनुसार अलग अलग ग्रंथों के अंदर अलग अलग विद्वानों के द्वारा इतिहास शब्द की व्याख्या जो है वो अलग अलग प्रकार से की गई है। जैसे अगर हम बात करें महाभारत काल की,
अगर हम बात करते हैं महाभारत काल की, तो महाभारत काल के अंदर इतिहास की परिभाषा बताई गई है कि महाभारत में कि ऐसा ग्रंथ जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसा ग्रंथ जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के उपदेशों का समन्वय किया गया हो। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का समन्वय जिसके अंदर किया गया हो, उस ऐसे ग्रंथ को जिसमें इन चारों का समन्वय किया गया हो, तो उनमें पूर्व में घटित हुई घटनाओं, पूर्व में जो घटित घटनाएं हैं और कथाओं से युक्त हो, उसे हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। इतिहास की ये व्याख्या जो है वो महाभारत काल के अंदर, महाभारत के अंदर जो एक महान ग्रंथ है, उस महाभारत ग्रंथ के अंदर ये परिभाषा दी गई है। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि एक विद्वान हुए हैं प्रोफेसर कार्लाइक के अनुसार, प्रोफेसर कार्लाइक जो है वो इतिहास के बारे में क्या कहते हैं। यानी प्रोफेसर कार्लाइक जो है वो एक महान विद्वान इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। यानी उन्होंने, प्रोफेसर कार्लाइक ने कहा कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा देता है, वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ये कहा है प्रोफेसर कार्लाइक ने। तो ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, कि प्रोफेसर कार्लाइक ने कौन सी इसमें से इतिहास की व्याख्या की है, या फिर ये व्याख्या जो है वो किसने की है। उसके बाद में हम बात करते हैं विष्णु पुराण ग्रंथ की। विष्णु पुराण ग्रंथ के अंदर जो है वो इतिहास की क्या व्याख्या दी गई है। तो विष्णु पुराण ग्रंथ जो है उसमें यह कहा है कि ऋषियों एवं मुनियों के चरित्र गान, यानी ऋषियों और मुनियों का जिसमें चरित्र गान किया गया हो, उसे इतिहास के नाम से पुकारा जाता है। यानी विष्णु पुराण में कहा कि जिसके अंदर ऋषियों और मुनियों का चरित्र गान किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। अब ये तो बात हुई इतिहास की कि जिसमें क्या हो, एक तो बात यह है कि जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी हो, या फिर ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ था, विगत समय में जो घटित हुआ है वो जैसा है वैसा का वैसा ही वर्णन करना, वो इतिहास के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में हमने जो है वो महाभारत के अंदर इतिहास की परिभाषा प्रोफेसर कार्लाइक के अनुसार और विष्णु पुराण के अनुसार जो है वो महाभारत की इतिहास की जो है वो परिभाषा बताई। अब बात करते हैं हम कि साहित्य क्या है। भाई हिंदी तो हमारा विषय हो गया, इतिहास की मैंने आपको बताई दी। अब बात आती है साहित्य की। साहित्य क्या है? तो साहित्य शब्द जो है, साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो सै प्लस हित प्लस य से बनी है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? सै धन हित धन य, इससे जो है साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। और इसका अर्थ क्या है? इसके योग से बना है साहित्य शब्द, सै प्लस हित प्लस य से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एकत्र होना या मिलना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एकत्र होना या मिलना। यानी सै प्लस हित प्लस य का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या निकलता है? एकत्र होना या मिलना जो है इसका अर्थ निकलता है। अर्थात जिसमें गद्य और पद्य रचनाओं का ऐसा मिश्रित रूप हो, यानी गद्य और पद्य रचना का मिश्रित रूप जो एक विशेष शिक्षा प्रदान करता हो। गद्य और पद्य का एक ऐसा मिश्रित रूप जो विशेष शिक्षा प्रदान करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। यानी गद्य और पद्य का ऐसा मिश्रित रूप जो एक विशेष शिक्षा प्रदान करता हो, उसे हम साहित्य कहेंगे। फिर बात करते हैं हम साहित्य की परिभाषा की, कि भाई साहित्य की परिभाषा जो है वो क्या कहेंगे हम। तो सामान्यतः किसी भी व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य होता है। देखो साहित्य के बारे में ये कहा भी जाता है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। यानी सामान्यतः क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का चरित्र और उसका जो है सांस्कृतिक जीवन है, उसका व्यक्तिगत जीवन है, उसके बारे में उसका वर्णन करना जो है वो क्या है? साहित्य का अंग होता है। अब बात करते हैं हम कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के महान विद्वान हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? इन्होंने कहा प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित
प्रतिबिंब है। यानी ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि किसी भी देश जो है, प्रत्येक जो देश है उसका साहित्य वहां की जनता जो है, वहां की निवास करने वाले लोगों की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। फिर बात करें हम डॉक्टर नगेंद्र की, तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि साहित्य का इतिहास जो है वो बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं, बदलती हुई अभिरुचियां और संवेदनाएं जो हैं उनका संचित प्रतिबिंब जो है वो इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध जो है वो आर्थिक एवं चिंतात्मक परिवर्तन से जिसका सीधा संबंध होता है उसे हम क्या कहेंगे, इतिहास साहित्य कहेंगे। ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि भी ये तो थे विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो अलग अलग प्रकार से साहित्य और इतिहास के ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे और साहित्य और इतिहास की परिभाषा बताई हमें। अब हम बात करते हैं कि साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां कौन कौन सी थी। यानी जब साहित्य का इतिहास लिखा गया, भी कोई भी इतिहास क्यों ना लिखा जाए, कोई भी इतिहास जब लिखा जाता है तो फिर उसकी 4 पद्धतियां जो है वो प्रमुखतः काम में ली जाती हैं। चाहे हम किसी भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखें या फिर राजाओं का इतिहास लिखें या फिर किसी का भी इतिहास क्यों न लिखें, जब इतिहास लिखा जाता है तो इतिहास लेखक ये कहते हैं कि 4 प्रमुख पद्धतियां होती हैं, उन पद्धतियों के माध्यम से इतिहास लिखा जाता है। और साहित्य के इतिहास लिखने की भी जो है वो प्रमुख कितनी पद्धतियां स्वीकार की गई है, यही 4 पद्धतियों के माध्यम से साहित्य इतिहास जो है वो लेखन किया गया है। और ये पद्धतियां कौन कौन सी है, यानी साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां जो है वो 4 हैं। तो यहां भी प्रश्न बनता है कि साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां कितनी है, तो 4 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी पद्धति है, तो उसमें पहली है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है कालानुक्रम पद्धति, तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति और चौथी है विधेयवादी पद्धति। यानी पहली वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी कालानुक्रम पद्धति, तीसरी वैज्ञानिक पद्धति और चौथी विधेयवादी पद्धति। तो ये 4 पद्धतियां जो हैं वो प्रमुखतः साहित्य इतिहास लेखन में काम में ली जाती है। उसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णानुक्रम पद्धति की। तो वर्णानुक्रम पद्धति जो है, वर्णानुक्रम पद्धति, इसके अंतर्गत जो कवि या लेखक हुए हैं, वर्णानुक्रम पद्धति के अंदर जो भी कवि या लेखक हुए हैं उनको वर्णमाला के क्रमानुसार रखा जाता है। वर्णमाला के यानी वर्ण अनुक्रम, यानी वर्ण के अनुक्रम में रखा जाता है, वर्णमाला के क्रमानुसार रख करके उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में लिखा जाता है, वो वर्णानुक्रम पद्धति कहलाती है। और इस पद्धति का सबसे पहले जो प्रयोग जो है वो विदेशी विद्वान गारसा दत्तासी और जो भारतीय विद्वान हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर, इन्होंने जो है सबसे पहले वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। यानी गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर, इन्होंने जो है सबसे पहले वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग जो है किया और उससे हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया। और ये पद्धति जो है, वर्णानुक्रम पद्धति जो है वो सबसे निम्न स्तर की पद्धति मानी जाती है। तो प्रतियोगी परीक्षा के अंदर यह भी पूछ लिया जाता है कि वर्णानुक्रम पद्धति किसने लिखी, वर्णानुक्रम पद्धति से जो है साहित्य इतिहास किसने लिखा, तो गारसा दत्तासी और ठाकुर शिव सिंह सेंगर जो है इन्होंने लिखा। फिर ये भी कह सकते हैं कि इन साहित्य इतिहास लेखन की सबसे निम्न स्तर की पद्धति जो है वो कौन सी है, तो साहित्य इतिहास लेखन की सबसे निम्न स्तर की पद्धति जो है वो कौन सी है, वर्णानुक्रम पद्धति जो है वो सबसे निम्न स्तर की पद्धति है। इसका प्रयोग गारसा दत्तासी और ठाकुर शिव सिंह सेंगर जो है इन्होंने सबसे पहले इनका प्रयोग किया। यह साहित्य इतिहास की सबसे निम्न स्तर की पद्धति मानी जाती है। दूसरी आती है कालानुक्रम पद्धति, यानी साहित्य इतिहास लेखन की जो दूसरी पद्धति है वो है कालानुक्रम पद्धति। और कालानुक्रम पद्धति के अंतर्गत क्या होता है, इस पद्धति के अंतर्गत जितने भी कवि और लेखक हैं उनके जन्म काल, उनकी स्थिति काल के क्रमानुसार उनको स्थान दिया जाता है। यानी साहित्य इतिहास लेखन जब किया जाता है तो या तो उनको जन्म के आधार पर, उनके जन्म की जो सन है, उनके जन्म का जो वर्ष है, उस वर्ष के आधार पर उनको साहित्य इतिहास में जगह दी जाती है। और इस प्रकार से जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है वो कालानुक्रम पद्धति कहलाती है। और इस पद्धति का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम, सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग विदेशी विद्वानों में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन
जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं, इन्होंने सबसे पहले कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। और उसके बाद अगर हम बात करें उन्हीं के साथ इसी पद्धति का जो मिस्र बंधुओं ने, भारतीयों की अगर हम बात करें तो मिस्र बंधुओं ने जो है इनका इस पद्धति का, कालानुक्रम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग मिस्र बंधुओं ने भारतीयों में किया। और विदेशी में अगर हम बात करें तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है इन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया। फिर उसके बाद में तीसरी पद्धति आती है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक पद्धति के अंदर क्या होता है कि इस पद्धति के अंदर इतिहासकार पूर्णतः तटस्थ और निरपेक्ष होकर के, इस पद्धति के अंदर इतिहासकार जो है वो पूर्णतः तटस्थ और निरपेक्ष होकर के तथ्यों और घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं। तथ्यों और घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके जो है वो साहित्य इतिहास लिखा जाता है, उसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। और इसका जो है वो सबसे पहले प्रयोग जो है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इन्होंने इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया। यानी वैज्ञानिक पद्धति जो है उसका सबसे पहले प्रयोग डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग किया। फिर उसके बाद में अंतिम पद्धति जो आती है वो है विधेयवादी पद्धति। अंतिम जो है वो कौन सी है? विधेयवादी पद्धति है। और इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। और अगर हम संपूर्ण इतिहास की अगर बात करें, सबसे पहले जो विश्व स्तर की बात करें तो सबसे पहले जो है संपूर्ण विश्व में सर्वप्रथम इस विधेयवादी पद्धति का प्रयोग जो है फ्रेंच के एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है तेन। फ्रेंच विद्वान तेन जो है उन्होंने संपूर्ण विश्व में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करके साहित्य इतिहास लेखन किया, वो थे तेन। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता, महत्वपूर्ण है कि तेन जो है वो संपूर्ण विश्व स्तर पर वैज्ञानिक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले फ्रेंच विद्वान तेन जो है इस पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। और उसके बाद में हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो प्रथम विद्वान हुए हैं जिन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करके हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का कार्य किया है। और यह पद्धति जो है यह सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। यानी सबसे निम्न स्तर की पद्धति तो कौन सी मानी गई? वर्णानुक्रम पद्धति। और सबसे श्रेष्ठ पद्धति जो है वो कौन सी मानी गई है? विधेयवादी पद्धति जो है इसको सर्वश्रेष्ठ, यानी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति जो है वो विधेयवादी पद्धति को माना गया है। तो अब ये तो था मतलब पद्धति, विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के माध्यम से यानी साहित्य इतिहास लेखन जो है वो किया गया, वो वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक और विधेयवादी पद्धति के माध्यम से ये साहित्य इतिहास लिखा गया। और उसमें जो है वर्णानुक्रम में गारसा दत्तासी और ठाकुर सी सेंगर, कालानुक्रम पद्धति में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिस्र बंधु, वैज्ञानिक पद्धति में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विधेयवादी पद्धति में वैसे विश्व स्तर पर फ्रेंच विद्वान तेन, और अगर हम हिंदी साहित्य इतिहास के ऊपर दृष्टि डालें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो प्रथम व्यक्ति हुए हैं। सबसे निम्न स्तर की जो है वो वर्णानुक्रम पद्धति और सबसे श्रेष्ठ जो है वो विधेयवादी पद्धति को माना गया। अब हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इस इतिहास लेखन का आरंभिक स्वरूप क्या था? इतिहास लेखन का आरंभिक स्वरूप जो है वो क्या था? तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत, हिंदी साहित्य का जो इतिहास का जो लेखन किया गया, इसकी वास्तविक शुरुआत तो 1839 ईस्वी में, इसकी वास्तविक शुरुआत जो है वो 1839 ईस्वी में गारसा दत्त तासी, मतलब गारसा दत्त तासी जो थे, इन्होंने 1839 में इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत कर दी थी। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके लेखन की वास्तविक शुरुआत तो गारसा दत्त तासी 1839 से मानी जाती है इसको। लेकिन अगर ऐसी बहुत सी रचनाएं, परंतु हिंदी साहित्य में ऐसी बहुत सी रचनाएं मिलती हैं जो इससे पहले की भी मानी जाती है। तो हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर कुछ पहले की जो है झलक देखने को मिलती है, जिनके अंदर वो जो है इस श्रेणी में प्रमुखतः निम्न रचनाएं जो हैं ऐसी हैं जो 1839 से पहले की झलक जो है वो उसमें दिखाई देती है। लेकिन माना यह जाता है कि इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत जो 1839 में गारसा दत्त तासी के द्वारा की गई है।
तो वो रचनाएं जो हैं वो उनमें 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, वल्लभ दिग्विजय, कालिदास हजारा और कविमाला, सुंदरी तिलक, काव्यकल्प ध्रुव और कवित रत्नाकर, काव्य निर्णय, भक्त नामावली, कवि नामावली, मूल गोसाई चरित्र, मतलब ये रचनाएं ऐसी हैं जो जिनके अंदर इससे पहले 1839 से पहले की झलक जो है वो दिखाई देती है। लेकिन हम अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत से संबंधित यदि प्रश्न कोई आता है तो हम उसमें लिखेंगे कि हिंदी इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत जो है वो 1839 ईस्वी में गारसा द तासी जो है इन्होंने की। उसके बाद में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले आरंभिक 5 लेखक कौन हुए हैं, तो इनकी अगर हम बात करें कि हिंदी इतिहास लिखने वाले आरंभिक 5 लेखक कौन थे, सबसे पहले जो है वो 5 लेखक जो है वो कौन कौन से थे, तो इसमें अलग अलग प्रकार से बनता है कि पहला बनेगा कि सर्वप्रथम, अब इसमें सर्वप्रथम से संबंधित भी कई प्रश्न आ जाते हैं, जैसे सर्वप्रथम प्रयासकर्ता कौन थे। पहले बात ये कर ले हम कि सर्वप्रथम प्रयासकर्ता कौन थे, हिंदी साहित्य इतिहास में सर्वप्रथम प्रयासकर्ता कौन, तो सर्वप्रथम प्रयासकर्ता जो है वो कौन है, गारसा द तासी। सर्वप्रथम प्रयासकर्ता कौन, तो हम लिख देंगे सर्वप्रथम प्रयासकर्ता है गारसा द तासी, गारसा द तासी, और कब, 1839 ईस्वी। सर्वप्रथम प्रयासकर्ता गारसा द तासी कब, 1839 के अंदर इन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया। उसके बाद सर्वप्रथम प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, अब दूसरा प्रश्न क्या इसी प्रकार से घुमा करके अगर दे दे, सर्वप्रथम भारतीय, अब भारतीय की बात जहां आती है तो प्रथम भारतीय जो है वो कौन है, तो प्रथम भारतीय कौन है, गारसा द तासी के साथ ही थे, कौन, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, कौन, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठाकुर शिव सिंह सेंगर जो है 1883 ईस्वी के अंदर ठाकुर शिव सिंह सेंगर जो है वो प्रथम भारतीय इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, शिव सिंह सेंगर। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम इतिहासकार कौन है, सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम इतिहासकार कौन है, तो सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम इतिहासकार जो है वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और 1888, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 1888 ईस्वी जो है, इनको सच्चे अर्थों में जो है सर्वप्रथम इतिहासकार जो है वो कौन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। चौथा कौन है, तो चौथा बनता है सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार। अब सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार कौन है, तो सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार जो है वो कौन, किसको मानेंगे हम, परंपरागत इतिहासकार जो है वो सर्वप्रथम कौन हुए हैं, तो परंपरागत इतिहासकार हुए हैं मिश्र बंधु। कौन हुए हैं, मिश्र बंधु जो है वो परंपरागत इतिहासकार हुए हैं। और मिश्र बंधु कब थे, तो मिश्र बंधु 1913 ईस्वी मिश्र बंधु जो है वो सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार। और 5वें आते हैं सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार। सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार कौन थे, तो सच्चे अर्थों में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो सच्चे अर्थों में परंपरागत इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है 1929 ईस्वी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो सच्चे अर्थों। तो ये 5 जो है वो इतिहासकार, प्रमुख इतिहासकार जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन
में प्रमुख इतिहासकारों की अगर बात करें तो सर्वप्रथम प्रयासकर्ता तो गारसा दत्त तासी 1839, सर्वप्रथम भारतीय प्रयासकर्ता ठाकुर शिव सिंह सेंगर 1883 और सच्चे अर्थों में सच्चे इतिहासकार जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 1888 ईस्वी और परंपरागत रूप से इतिहासकार मिश्र बंधु 1913 ईस्वी और सच्चे अर्थों में परंपरागत इतिहासकार जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 जो है। ये प्रमुख 5 हैं। इनके अलावा अन्य 5 प्रसिद्ध लेखक हुए हैं जिनमें है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल 1931, डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 1965 और डॉक्टर नगेंद्र जो है वो 1971। ये जो है वो अन्य 5 लेखक जो है वो हुए हैं। तो इस प्रकार से ये है हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक चरण। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। अगली कक्षा के अंदर हम गारसा दत्त तासी, फिर ठाकुर शिव सिंह सेंगर, फिर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इस प्रकार से सभी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन प्रारंभ करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेरी गुड, धन्यवाद।